तो हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन क्या कहता है? हमारा एडिटोरियल सेक्शन कहता है पोल पॉट। पोल पॉट क्या होता है? पॉट एक कोई भी तरह का वेसल होता है जिसमें कोई भी चीज़ कलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे हम पोल, इलेक्टोरल पोल की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा वेसल जिसके अंदर, एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर सारे के सारे वोट्स आने वाले हैं ना, उसको, उसका इम्पैक्ट, यूनियन बजट का उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, लेट्स रीड। द बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड फुल प्ले दिस ईयर। बजट को पॉलिटिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसको फुल प्ले में, अपनी फुल गेम खेलते हुए देखा गया है, ऐसा ऑथर का मानना है। The largest to the election-going states of Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Assam in the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday was unmistakable. कह रहे हैं कि जो उदारता से सबको बांटा गया है ना, जो बजट का अमाउंट, वो एकदम देखने लायक है, नोटिसेबल है। द मैसिव आउटले ऑफ 65,000 crore फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NH66 कॉरिडोर इन केरला। कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ NH66 केरला में बनाने के लिए दिए गए हैं, एज वेल एज द अनाउंसमेंट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ कोची मेट्रो। कोची मेट्रो के सेकेंड फेज के डेवलपमेंट के लिए भी अमाउंट दिया गया है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ कोची फिशिंग हार्बर एज अ कमर्शियल हब आर बिग टिकट बजट प्रपोजल बाय एनी स्टैंडर्ड। और क्या कह रहे हैं कि ये अमाउंट कोची फिशिंग हार्बर को भी दिए गए हैं, जो कि एक कमर्शियल हब की तरह डेवलप किया जा रहा है, और ये एक बिग टिकट बजट है। बिग टिकट बजट आप समझते हैं क्या होता है? बिग टिकट बजट, जैसे अगर आपको कहीं पे अपना टिकट वगैरह गेन करना है, तो एक बहुत अच्छा ऐसे तरीका है जहाँ पे अपना टिकट आप अचीव कर सकते हैं। इट इज़ अ बजट प्रपोजल बाय एनी स्टैंडर्ड। किसी भी तरीके से आप इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड डील। ओके, मिस सीतारमन अनाउंस दैट नेशनल हाईवेज वर्क्स वर्थ 19,000 crores आर इन द प्रोग्रेस इन असम। उन्होंने क्या अनाउंस किया कि आसाम में 19,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट होगा, एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ मोर देन 34,000 करोड़ कवरिंग ओवर 1,300 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज विल बी अंडरटेकन इन द स्टेट विद इन नेक्स्ट 3 years। वो क्या कह रही हैं कि 1,300 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है वो कवर किया जाएगा, जिसमें आपका 35,000 करोड़ होगा। स्टेट में, आसाम में ये चीज़ कवर की जाएगी नेक्स्ट 3 years में। ओके, देन budget has been harping in the transformation of Assam's road network over the last 5 years to showcase its focus on infrastructure development। अभी हमने हार्पिंग का मतलब पढ़ा था ना, कि छोटी छोटी किसी भी बात को बार बार रिपीटेटेड मोड पे डिस्कस करना। तो बीजेपी हमेशा से लास्ट 5 years से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आसाम के रोड नेटवर्क को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस बात को बार बार बोले जा रही है। टू शोकेस, वो ऐसा शो करना चाहती है, टू इस फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस चीज़ को शो करने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस है। फॉर वेस्ट बंगाल देयर इज़ अ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर कवरिंग 675 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे विद एन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000 करोड़। अब वेस्ट बंगाल में क्या है, वहाँ पे ना 675 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, जहाँ पे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन करेगा। कॉरिडोर मतलब रास्ता होता है जहाँ से आप कहीं भी यू कैन मेक शिफ्ट, यू कैन मेक द चेंजेस, यू कैन मूव। तो वहाँ पे इकोनॉमिक मूवमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पेस बनेगा, ठीक है। आई मीन इट विल प्रोवाइड अ वे। ओके, तो वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है। फॉर एन इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसमें इंडस्ट्री की भूख है। इसका मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल में जनरली ऐसा देखा गया कि कोई भी नई इंडस्ट्री खुलती है 1-2 साल में बंद हो जाती है, तो हमेशा से ये इंडस्ट्री की भूख ही रही है ये स्टेट, विच इज स्टिल ट्राइंग टू विश अवे इट्स एंटी इंडस्ट्री इमेज। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री पनपती है वो कभी मेंटेन नहीं रह पाती, तो एक तरह से एंटी इंडस्ट्री का लेबल दे दिया कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं टिक सकती। तो आसाम भी, वेस्ट बंगाल भी अपनी इस इमेज को चेंज करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज एम टू गिव अ मैसेज दैट बीजेपी हैज़ प्लान्स टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। अब इन्वेस्टमेंट की गई इंफ्रास्ट्रक्चर में,
ये इन्वेस्टमेंट भी एम करती है, ये शो करती है, मैसेज प्रोवाइड करती है कि बीजेपी का प्लान है इस स्टेट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आने का। द पार्टी हैज़ स्टार्टेड सेइंग दैट अनाउंसमेंट वॉज द बिगनिंग ऑफ सोनार बांग्ला। वो क्या कह रहे हैं कि एक अलग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक, एकदम सोने का सा वेस्ट बंगाल हम लोग बनाने जा रहे हैं। फॉर तमिलनाडु द प्रपोज प्रोजेक्ट्स कुड कॉस्ट अप टू 1 लाख करोड़ रुपीज़। अच्छा, तमिलनाडु में ये जो प्रोजेक्ट है इसका अमाउंट और भी ज़्यादा है। ओ गॉड, 1 लाख करोड़ का, ठीक है। कहाँ कुछ 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सॉरी अप टू 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। दिस इंक्लूड्स चेन्नई मेट्रो रेल फेज़ 2। चेन्नई मेट्रो रेल का भी फेज़ 2 अभी हमने डिस्कस किया था ना सबसे पहले। कोची मेट्रो रेल का फेज़ 2 होने वाला है। उसमें इन्वेस्टमेंट और उसका सेकेंड फेज़ आने वाला है। सिमिलरली तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 118.9 किलोमीटर का बनेगा ये प्रोजेक्ट का फेज़ 2। एंड इसमें 63,000 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2 एक्सप्रेसवेज को चेन्नई से कनेक्ट करेगा। ओके, देन besides infrastructure allocation, the budget also seeks notable social sector intervention in these states. इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आने, अलोकेशन हमने पढ़ा था ना, शेयर करना, प्रोवाइड करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ सोशल सेक्टर में भी काफ़ी इंटरवेंशन, काफ़ी इनिशिएटिव्स लेके आया है ये बजट। इन स्टेट्स में आसाम एंड वेस्ट बंगाल गेट अ स्पेशल स्कीम विद 1000 करोड़ आउटले। ओके, आसाम और वेस्ट बंगाल को एक स्पेशल स्कीम के अंडर 1000 करोड़ का आउटले मिला है, जिसमें फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, टी वर्कर्स के लिए, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 1000 करोड़ का स्पेशल स्कीम आया। प्लांटेशन वर्कर्स एंड डिसेंडेंट्स, जो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन होती है ना वहाँ पे, तो इनके जो वर्कर्स होते हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन। डिसेंडेंट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कोई चीज़ जिससे आती है, हमने अपने वोकैब वाले सेशन में डिस्कस किया था ना, किसी चीज़ पे क्लाइंब करना, माउंट करना, मतलब उस चीज़ पर असेंड करना, किसी चीज़ से नीचे उतरना इज़ डिसेंड करना। सिमिलरली जो किड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से आते हैं, तो इसीलिए बच्चों को उनके डिसेंडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं और जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, या फिर टी ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो सिर्फ टी उगाती हैं, उसी पे अपना लाइवलीहुड पूरा का पूरा डिपेंड करती हैं, या फिर एक्स टी ट्राइब्स, जो कि पहले टी ट्राइब्स रह चुकी थी, वो असम की 20% पॉपुलेशन को कवर करती है, ठीक है। एंड अ डिसिसिव फैक्टर फॉर मैनी असेंबली सीट, तो एक पूरे स्टेट की 20% पॉपुलेशन एक सेम तरह की जनता है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन असेंबली में सीट्स के ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन लेने का फैक्टर होती है। उन्हीं के फेवर में बीजेपी ने ये बजट का स्पेशल स्कीम अनाउंस करवाया है। इन असम एंड वेस्ट बंगाल, द बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बट इट शुड नॉट बी प्रेडिकेटेड एंटायरली ऑन इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशन। ऑथर कहता है कि बजट पॉलिटिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कभी भी उसका बेसिस इलेक्टोरल कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए कि आपको कहाँ से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, कहाँ से पोल ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ से आपके फेवर में वोट्स आएगा। इसके बेसिस पे 100% इसको आपको नहीं उतारना चाहिए, इसके बेसिस पे आपको इसको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ओके, बीजेपी सिंगल माइंडेड परस्यू ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स इज़ ऑफन अ सोर्स ऑफ टेंशंस। बहुत बार देखा गया है कि बीजेपी का ये जो सिंगल माइंडेड, एक ही तरीके से, एक आइडियल तरीके से एक पॉलिटिक्स को खेलते रहना, हमेशा से टेंशन का सोर्स बना है। लेकिन बट इट्स डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एक्सप्रेस्ड इन द बजट, पर्टिकुलरली द सिग्निफिकेंट आउटलेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। लेकिन जो इस बार डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हुई है ना, जिसमें जो बजट के अंदर शो की गई है कि लोगों का जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है। बीजेपी इज़ ट्राइंग टू रिटेन द पावर इन असम एंड वेस्ट बंगाल, इट इज़ विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। बीजेपी अपनी असम में अपनी पावर जमा के रखना चाहती है और वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। वो एक स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है। स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसे डिस्टेंस पे कि उस तीर, मतलब उसका तीर हमेशा निशाने पे ही लगेगा।
जबकि इन तमिलनाडु एंड केरला इट इज़ क्वाइट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम बीइंग अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आसाम और वेस्ट बंगाल में तो ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि तीर उसका निशाने पे लगेगा, लेकिन तमिलनाडु और केरला में अभी भी वो दूर है। ठीक है, किस चीज़ से दूर है, फॉर बीइंग अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। तो तीर निशाने पर तो छोड़ो, एक सीरियस पावरफुल कंटेंडर की फॉर्म में भी अभी तक नहीं पहुंच पाया। द लोकेशन ऑफ दीज स्टेट्स आर देयरफॉर अ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय द पार्टी। तो इन स्टेट्स को सॉरी इन स्टेट्स को ये अमाउंट प्रोवाइड कराना, एलोकेट कराना एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, एक ये आप इस बात को कह सकते हैं कि इंटेंशन है पार्टी का कि यहाँ पे अमाउंट को प्रोवाइड करवाएं और चीज़ों को अपने फेवर में ले लें। द प्रोजेक्ट्स हेयर विल टेक अ फ्यू ईयर्स टू कंप्लीट बट हैव कंसिडरेबल ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। अब ये प्रोजेक्ट्स है थोड़े साल लेंगे कंप्लीट होने पे, लेकिन जो इससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, चेंज, जो इससे चेंज आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है चेंज लाने का। बीजेपी अपीयर सीरियस अबाउट इट्स सदर्न फॉरे। हमने फॉरे का मतलब पढ़ा था गाइज। आई विल गिव यू 5 seconds, थिंक अबाउट द वर्ड फोरे। 1 2 3 4 5। फोरे का मतलब था एक छोटी सी रेड, एक छोटा सा अटैक या फिर कोई चेंज। तो बीजेपी सदर्न एरिया को अपना कवर करने के लिए, अपने हक में, अपने पॉलिटिकल पावर में लाने के लिए बीजेपी सीरियस दिखती है, बट इट्स राइवल्स माइट नॉट अलाउ इट टू टेक फुल क्रेडिट फॉर द एलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज। लेकिन जो उसके राइवल्स हैं, जो ऑपोजिशन है, वो इस बजट के एलोकेशन का, स्टेट के रिसोर्सेज की तरफ ये एलोकेशन, जो भी रिसोर्सेज का एलोकेशन हुआ है, उसको बीजेपी को फुल क्रेडिट देने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं दिख रही है। राइट गाइस, सो आपने देखा कि जो बजट है हमारा वो कितने डिफरेंट रंग रूप चीज़ें शो कर रहा है। राइट, आई होप दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी गाइज। हमेशा मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और माई नेम इज़ दीपाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डेली हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। इस स्ट्रीम में हम हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाला जो एक एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और अपनी इंग्लिश और इम्प्रूव करेंगे। राइट गाइज, इस स्ट्रीम के साथ भी आपको हमेशा पेन और पेपर साथ में रखना है, सारे न्यू वर्ड्स को जॉट डाउन करना है ताकि आप उनको अच्छी तरीके से समझ के याद रख सकें। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, अभी के अभी कीजिए, ताकि इसकी लाइव स्ट्रीम का फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। ओके, तो जितना ज़्यादा आप इसको प्रमोट करेंगे हमें भी उतना इंकरेजमेंट मिलेगा दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हिंदू एडिटोरियल इज़ बेस्ड अपॉन द यूनियन बजट। अभी आपको पता है रिसेंटली यूनियन बजट हमारा अनाउंस हुआ है, तो हर स्टेट को कुछ कुछ अमाउंट अलोकेट या प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए अनाउंस किया गया है। और उनमें से कुछ 4 स्टेट्स में ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम फंड्स का एलोकेशन हुआ है। ठीक है, और ये जो 4 स्टेट्स हैं इनमें अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ को नोट करते हुए हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने इस एडिटोरियल को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। ओके, इट सेज पोल पॉट, जो इलेक्टोरल पोल होता है, इलेक्शन होता है, वो उसके ऊपर यूनियन बजट का क्या इम्पैक्ट आया। तो देखिए इसमें है द बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड फुल प्ले दिस ईयर। ऑथर कह रहा है कि बजट को पॉलिटिक्स के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया गया है इस बार। ओके, द लार्जेस्ट to the election going states of Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Assam in the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday was unmistakable। वो कह रहा है कि जो उदारता से फंड्स जो अलोकेट किए गए हैं इन 4 स्टेट्स को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू,
वो अनमिस्टेकेबल थे, अनअवॉइडेबल थे, राइट. सो दिस इज़ रिलेटेड टू इंडिया, दिस इज़ रिलेटेड टू अस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस विल बी आवर आर्टिकल ऑफ द डे. Okay, so let's start with the vocabulary words first and then we will read the complete article. Okay guys, so the first word is largesse. Largesse क्या होता है? जैसे मैंने हिंदी में बताया, उदारता. जब आप किसी को बहुत जेनरसली, बहुत उदारता के साथ कुछ देते हैं, उसको लार्जेस कहते हैं. ठीक है, वो मनी भी हो सकता है और वो गिफ्ट भी हो सकता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द कंपनी अनाउंस्ड अ लार्जेस्ट बोनस फॉर दिवाली. कंपनी ने एक बहुत जेनरस अमाउंट ऑफ बोनस अनाउंस किया है दिवाली के लिए. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हार्पिंग. अब हार्पिंग से आप एक वर्ड निकाल सकते हैं, हार्प. ओके, अब ये हार क्या है भाई, हार्प क्या है? देखिए, ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं. इसमें क्या होता है, जब आप एक स्ट्रिंग को प्ले करते हैं ना, एक छोटे ड्यूरेशन के लिए उसकी आवाज़ गूंजती रहती है. सिमिलरली जब आप सारी स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं तो जब आप इसको प्ले करके छोड़ भी देते हैं ना, थोड़े ड्यूरेशन के लिए रिपीटेड मोड पे इसकी आवाज़ बजती रहेगी. ठीक है, तो हार्प से हमने हार्पिंग क्या डिराइव किया है, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं बार बार या उसके बारे में बार बार बात करते हैं. परसिस्टेंटली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली. ठीक है, टीडियसली हो सकता है कि या तो सुनने वाला थक जाए या आप थक जाएं, तो आप इस तरीके से उसके बारे में कॉन्स्टेंटली लिखते जाते हैं. ठीक है, या उसके बारे में कॉन्स्टेंटली बात करते जाते हैं, तो वो टॉपिक कितना बोरिंग हो जाता होगा. तो हार्पिंग एक तरह से किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना इन अ बोरिंग वे, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है हार्पिंग. ठीक है, ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड. सॉरी, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस. आई डोंट वॉन्ट टू हार्प ऑन अबाउट द पास्ट. जो बीत चुका है, जो पास्ट है, मैं उसके बारे में बार बार बात नहीं करना चाहता. ओके, राइट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फोरे. अब फोरे क्या होता है, अ सडन अटैक और इन्वेजन और इंकर्जन और रेड. एक्चुअली फोरे के दो मतलब होते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो भी वोकैबुलरी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसका एक या एक से ज़्यादा मतलब भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वो सारे मीनिंग पता हो. इम्पॉर्टेंट क्या है, जो एडिटोरियल से रिलेटेड आप डेली वर्ड सीख रहे हैं, आप सिर्फ उनको याद रखें. एटलीस्ट धीरे धीरे विद टाइम आपको जब मल्टीपल मीनिंग्स पता चलेंगे तो आप वो याद भी रख पाएंगे, राइट. इसके अलावा कहीं भी अगर एक वर्ड को दो तरीके से यूज़ किया हुआ है तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, जैसे यहाँ पे फोरे का हम दो तरह का मतलब समझ सकते हैं. एक फोरे होता है किसी जगह पे सडनली अटैक कर देना या रेड कर देना, और कल हमने अपनी वीडियो में देखा था इनकर्जन, राइट. तो इनकर्जन मतलब एक क्लस्टर में किसी के ऊपर अटैक कर देना, उसको कहते हैं फोरे. ठीक है, तो इसके अलावा फोरे का मतलब ये भी होता है, आप किसी न्यू फील्ड में जब एंटर करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं. सपोज यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आर्ट क्लासेस ज्वाइन करेंगे. तो इट इज़ योर फोरे इन दैट फील्ड. ठीक है, तो जो फर्स्ट मीनिंग है आप उसका एग्जाम्पल या उसे समझ सकते हैं इस पिक के थ्रू. ये सोल्जर्स कहीं पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इनकर्जन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो दे आर इनटू फोरे. ठीक है, और जो इसका सेकेंड मीनिंग है उसमें आप देखिए, इनिशियल अटेम्प्ट टू एंटर अ न्यू फील्ड, मतलब प्रारंभिक प्रयत्न. आप देख सकते हैं इस पिक में शाहरुख खान है, आपके हम सबके फेवरेट, राइट. तो ये क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में, सॉरी ये हाइड हो गया, इनके हाथ में एक फुटबॉल है. ओके, तो सेंटेंस क्या है, शाहरुख खान बिगैन हिज फोरे टू एंटर फुटबॉल. उन्होंने अपना इनिशियल प्रारंभिक प्रयत्न शुरू किया है फुटबॉल में. ठीक है, I hope till here everything is clear to you guys. Please keep liking the session and sharing the session. आप इसको जितना लाइक एंड शेयर करेंगे, बिलीव मी, हमें भी उतना ही encouragement मिलेगा आपके लिए, और बेटर वीडियो लाएं और मेहनत से वीडियो लाएं. आप
के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है गाइस, और आपका जो हमारे लिए जो सपोर्ट है, मोटिवेशन जो आप शो कर सकते हैं ना, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो वो रुकने नहीं चाहिए। कीप शेयरिंग दीज सेशंस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर एडिटोरियल। नेक्स्ट वर्ड इज स्कूप। अब ये लिखा कूप है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कू और कप। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनकी ऐसी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। क्या होता है? जब भी किसी गवर्नमेंट से सडनली कोई चीज़ छीन ली जाती है या एकदम उसको पावर दे दी जाती है, उसको हम कू कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, दैट इज़ तख्ता पलट। आपने सुना होगा कि बहुत जगह ऐसा होता है कि रातों रात तख्ता पलट हो गया, गवर्नमेंट पलट गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो क्या हुआ, एकदम से एक पावर दूसरे को दे दी गई, ठीक है, उसको कहते हैं हम कू, ठीक है। ओके, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज ओवरथ्रोन इन एन आर्मी कूप। तो क्या हुआ, जो ये सडन चेंजेस इन पावर हुए ना, उसमें इस बंदे को ओवरथ्रो कर दिया गया, इस बंदे को सफ़र करना पड़ा। ओके, आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिनंसिएशन। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? डिनंसिएशन। डिनंसिएशन क्या होता है? पब्लिक कंडेमनेशन ऑफ समवन और समथिंग। जैसे आपने देखा होगा कि सेंसर बोर्ड जैसे होता है मूवीज़ में, वो क्या करता है, जब भी एक मूवी को देखता है तो उसमें कुछ पार्ट सेंसर कर देता है, पब्लिकली मना कर देता है कि ये शो नहीं किए जा सकते, दिस इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक, ठीक है। तो उसको हम डिनंसिएशन कहते हैं। तो इसके और हमारे सिनोनिम्स हो गए कंडेमनेशन, जो यहाँ पे लिखा है, एंड सेंसर। सेंसर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। या फिर जैसे क्रिटिसाइज करता है कोई, उसको भी आप डिनंसिएशन कह सकते हैं, ठीक है। गाइज, आई एम राइटिंग क्रिटिसाइज हियर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो किसी चीज़ को कंडेम कर देना पब्लिकली, उसको हम कहते हैं सेंसरशिप और क्रिटिसाइज और डिनंसिएशन। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिनंसिएशन ऑफ हिज रेकलेस मेथड्स। I'll just make it clear for you. Denunciation of his reckless method. अब ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको फ्रेज़ दिया है, एक सेंटेंस का सिर्फ वाक्यांश दिया है। इट वॉज़ वेरी नाइस, तो इसीलिए मैंने इसको फ्रेज़ की फॉर्म में ही रहने दिया। ओके, डिनंसिएशन ऑफ हिज रेकलेस मेथड। तो कोई एक पर्सन है, ओके, तो इस पर्सन का जो इसके मेथड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। रेकलेस मतलब कि किसी पे कोई दया भावना नहीं है, दयाहीनता है कम्प्लीटली, तो उसको पब्लिकली कंडेम या क्रिटिसाइज़ किया किसी ने, तो उसके लिए उसको डिनंसिएट कर दिया गया। ओके, राइट, आगे बढ़े फिर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडैरिटी। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे भाई, कहाँ जा रहा है बार बार? ओके, तो सॉलिडारिटी एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे यूनिटी। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉलिडारिटी। हम सबको, हम सारे लोगों को, एक जगह के लोगों को आपस में यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। तो एक आप न्यू वर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे, यूनानिमिटी। यूनानिमिटी से एक वर्ड हम बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, यूनानिमस। ओके, जैसे ये यूनानिमस डिसीजन है कि इसको ट्रस्टी बनाया जाए या फिर इसको सीईओ बनाया जाए, तो यूनानिमस मतलब सब लोगों ने मिलके एक यूनिटी के साथ ये डिसीजन लिया है, ठीक है। तो आप ये दोनों वर्ड्स याद रखेंगे, सॉलिडारिटी एंड यूनानिमिटी। देखिए आपके लिए कितना सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है। नेशन डिमांड सॉलिडारिटी अमंग इट्स सिटीजन। नेशन क्या चाहता है? नेशन को क्या चाहिए कि उसके सिटीजन के बीच में एक यूनिटी मेंटेन रहे, सॉलिडारिटी मेंटेन रहे। ओके, लेट्स मूव ऑन।
नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लाउट। आज के एडिटोरियल में बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसमें ये सारे वर्ड्स कवर हों। जी हाँ, एक एडिटोरियल, एक हिंदू न्यूज़पेपर में एक से ज़्यादा एडिटोरियल्स आते हैं। हम वो डिस्कस करते हैं जो हमारे नेशन से रिलेटेड, हमारे इंटरेस्ट पे ज़्यादा होता है, प्लस जिसको एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। राइट गाइज? तो उसमें से सब एडिटोरियल्स में से हम आपके लिए सारे वर्ड्स पिक करके लेके आते हैं ताकि कुछ मिस आउट ना हो। यस, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। बाकी इफ़ यू विश फॉर तो आप दूसरा एडिटोरियल भी जाके पढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म। ओके, तो हम कहाँ थे? वी वर एट द वर्ड क्लाउड। क्लाउड को आपने कैसे याद रखना है? क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस और पावर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। तो पॉलिटिक्स या बिजनेस में किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस या पावर होता है उसको हम क्लाउड लेके चलते हैं। इसको ना आप थोड़ा बहुत क्लाउड से याद रख सकते हैं, बट कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ भी एक हैवी सा क्लाउड है, इमेजिन कीजिए, वो एक जोग्राफिकल एरिया के अगर ऊपर होता है ना, कभी आपने प्लेन से देखा हो, तो नीचे से पूरा एरिया वहाँ से डार्क हो जाता है जहाँ पे उस क्लाउड का शैडो जाता है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे अगर इसका शैडो इसके ऊपर जा रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाउड से इसका इतना पावर है ना कि ये इतना दूर होते हुए भी इसको पूरा कवर कर लेता है। तो क्लाउड से आप क्लाउड याद रख सकते हैं। आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली हो। एंड आई नो माई ड्राइंग इज़ पुअर, बट प्लीज़ बेयर विद मी। आई विल मेक अ ब्यूटिफुल क्लाउड फॉर यू, जिससे आप यहाँ पे क्लाउड को याद रख पाएंगे। ओके, राइट। सो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल ऑफ दिस। बाबा रे, क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड गाइज। यस, द एग्जाम्पल इज आई न्यू शी कैरिड अ लॉट ऑफ क्लाउड। मुझे पता था कि उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज रेन। अब ये रेन क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड रेन। ये कॉमन वर्ड है, लेकिन रेन ये वाला प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सेम सिमिलर तरीके से करते हैं। ठीक है, इस रेन का मतलब होता है कि अ लॉन्ग नैरो स्ट्रैप अटैच्ड एट वन एंड टू द हॉर्सेस बिट। आपने ये देखा होगा, लेट मी शो यू। आप ये इमेज देख पा रहे हैं? जो ये हॉर्स के ऊपर जो ये एक बेल्ट जैसा लगा होता है ना, इसको हम रेन कहते हैं। रेन का मतलब होता है लगाम। ठीक है, ठीक है, तो एक तो रेन का मतलब होता है लगाम। लगाम लगाने को आप क्या कहते हैं? आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जैसे हॉर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बारी इस रेन वर्ड को लगाम लगाना या पावर शो करना, किसी के ऊपर कंट्रोल शो करने के लिए भी रेन वर्ड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। ही रेंट इन हिज हॉर्स एंड वेटेड। उसने अपने घोड़े को लगाम लगाई और वेट किया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। राइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेजीम। रेजीम क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा कि जब ये कोविड फैला हुआ था, लोग एडमिटेड थे, तो उन लोगों को जो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता था ना, वो सब लोगों को फॉरवर्ड कर देते थे कि आपको अगर कोविड के सिम्टम्स लगे तो आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा। और वो कहते थे स्ट्रिक्टली लीजिएगा। डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स को बोलते थे इसको स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। तो जब भी कोई चीज़ स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ फॉलो करने के लिए होती है उसको हम रेजीम कहते हैं। जैसे अगर ये मेडिसिन्स की लिस्ट है तो ये मेडिकल रेजीम हो गई। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। साथ के साथ कोई भी चीज़ अगर सिस्टमैटिक तरीके से चलती है तो उस सिस्टम को भी रेजीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम और रूल और गवर्नमेंट। एक रूल्स का सिस्टम या एक गवर्नमेंट के सिस्टम को हम रेजीम कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। वेट, या वन हैज़ टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रेजीम टू अचीव देयर लेवल ऑफ फिटनेस। यहाँ पे ऑफ भी आएगा। ओके,
अगर किसी को एक लेवल ऑफ फिटनेस अचीव करना है तो उसको एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली सुनते ही आपको एक तो वो गेम याद आती होगी जिसमें जो बिजनेस की तरह दिखती थी ना, हमें याद है। तो एक तो गेम होती है मोनोपोली। मेन इसका मतलब क्या होता है मोनोपोली का? इट अकर्स व्हेन अ कंपनी और इट्स ऑफरिंग्स डोमिनेट इन एन इंडस्ट्री। जब भी कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, अगर वो अकेला छाया हुआ है पूरे इंडस्ट्री में, पूरे मार्केट में, तो हम कहते हैं कि इस कंपनी की मोनोपोली है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एस्टैब्लिशिंग मोनोपोली इन टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ नॉट एन ईजी टास्क। टेलीविजन इंडस्ट्री में मोनोपोली का अपना गेम जमाना, मतलब अपना अकेले एकदम किंग बन के रहना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओके, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको कोई न्यू मेडिसिन लॉन्च करनी है या कोई भी अगर नई चीज़ अगर आपको लॉन्च करनी है, सपोज़ आप दिल्ली के चाट वाले हैं, आई होप सबको दिल्ली की चाट बहुत पसंद है। तो अगर किसी फॉरेन कंट्री में वो पर्सन गया जिसको वो चाट बनानी आती है और उसने अपना एक स्टॉल या कुछ अपना शॉप ओपन कर लिया, तो उस कंट्री में तो सिर्फ वही एक प्लेस है जहाँ पे उस बंदे को चाट मिल रही है, वैसा कोई भी नहीं है। तो उस बंदे की उस एरिया में मोनोपोली हो जाएगी। ही वॉज द होल पर्सन जो कि उस एरिया को डोमिनेट करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लॉरिएट। अब लॉरिएट क्या होता है? वन हु हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर अचीविंग डिस्टिंक्शन इन अ पर्टिकुलर फील्ड और विद अ पर्टिकुलर अवार्ड। ओ डोंट वरी, मैं समझा रही हूँ इसको। थोड़ा लॉन्ग डेफिनेशन लग रहा होगा बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने देखा होगा नोबेल लॉरिएट, सुना आपने नोबेल प्राइज़। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन अगर किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मतलब बहुत ही अमेजिंग तरीके से अगर उसने नॉलेज गेन कर लिया किसी फील्ड में या उस सब्जेक्ट में एक्सेल कर लिया है, तो उसको एक अवार्ड मिलता है। ठीक है, उसको हम लॉरिएट कहते हैं। जैसे हम नोबेल प्राइज़ होता है ना, वो एक्चुअली नोबेल लॉरिएट होता है। सिमिलरली पोइट्स को भी एक लॉरिएट मिलता है जिसको हम पोएट लॉरिएट कहते हैं। एक इमेज रखी है हमने आपके लिए, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए। अगर आपको यहाँ पे फेंट सा ध्यान से देखेंगे तो ये नोबेल यहाँ पे लिखा हुआ है, एच हुआ हुआ है। ठीक है, ये नोबेल लॉरिएट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ओ सॉरी, हम इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए, बट आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि ही रिसेंटली वॉन अ नोबेल लॉरिएट फॉर दिस थिंग। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। ओके, तो अपने सब्जेक्ट में इतना एक्सेल करो दैट यू get a laureate for that. Okay, so the next word is predicated. ये सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे आज के एडिटोरियल के वोकैब का, तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेडिकेटेड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फर्म बेस एक्सप्रेस करना। मतलब अगर कोई चीज़ आपको पता है उसका बेसिस क्या है, या कोई ऐसी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट, मैंने जिसके साथ आर्ग्यूमेंट किया है उसके एक्चुअली फैक्ट्स मुझे पता हैं, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही हूँ वो प्रॉपर फैक्ट है, तो हमें पता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट का कोई ना कोई बेसिस है यहाँ पे। लिटरल मीनिंग क्या है? स्टेट और अजर्ट और अफर्म समथिंग, किसी को कंफर्म करना, किसी को अफर्म करना कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, हवाबाजियाँ नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटेड। या फिर सजेस्टिंग बेसिस ऑफ समथिंग, ये सजेस्ट करना कि उस चीज़ का कोई ना कोई बेस है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेडिकेटेड माई आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फैक्ट्स, तो मेरे आर्ग्यूमेंट्स का बेस क्या था? कुछ फैक्ट्स थे जिसकी वजह से मैं आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज एलोकेशन। ये वर्ड जब से बजट प्रेजेंट हुआ है तब और आर्टिकल्स में कॉन्टिन्यूसली काफ़ी बार रिपीट हुआ है। एलोकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांट देना कुछ लोगों में या प्रोवाइड कराना, ठीक है, एलोकेट कराना। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग।
ठीक है, इजी। ओके, देयर शुड हैव बीन अ मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उनका एक और बेहतर तरीके से डिवीजन या शेयरिंग या प्रोवाइड करवाना चाहिए था हमें उसको। ठीक है,